चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, राधे 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 भाई, राधे राधे, हर हर महादेव। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा है क्या थी। चलिए बताइएगा। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? राजकीय धर्म पूछा है। तो भाई, गुप्त शासकों की जो राजकीय धर्म था वो कौन था? तो दोस्तों, ये वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक इनमें से कौन था? बताइएगा, निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक इनमें से कौन था? यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए, कौन आपके संत थे जो निर्गुण भक्ति पर संदेश दिया करते थे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके कबीरदास। याद रखिएगा कि कबीरदास ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है ना। उनके राम से तात्पर्य निर्गुण ब्रह्मा से है ना। तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतन निम्न में से कब माना जाता है? जो आपके सिंधु सभ्यता है इसका पतन जो आपका है वो कब माना गया है? यहाँ पर जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। और सभी के जवाब देखिए लगातार आ रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे, गजब तैयारी है। देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन निम्न में से कब माना जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थ्री का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिएगा 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है। बताना है जो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया है ये किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है। फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर चिश्ती संप्रदाय, जिसका ऑप्शन आया है ए नंबर है राइट हो जाएगा। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहीं पर एक पॉइंट होता है कि बाबा फरीद के शिष्यों में, क्या बाबा फरीद के शिष्यों में सबसे महान और सर्वोत्तम जो थे वो आपके निजामुद्दीन औलिया थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु थे वो कौन थे? तो बाबा फरीद थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। बताइएगा कि आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा मक्खिल पुत्र गोसाल। देखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए कि आप लोग जब मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या पेड एग्जाम की कोई भी क्लास हमारी देख रहे होते हैं या कहीं भी देख रहे होते हैं, तो आप अपना टारगेट ये देखकर चले कि आप कम से कम प्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन मेंस की तैयारी हो रही है। क्योंकि मेंस एग्जाम में भी कहीं ना कहीं यही आपका पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल और हो जाता है, थोड़ा सिलेबस और ऐड हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक साथ दो काम आपके हो रहे हैं। पीटी एग्जाम को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप समझिए मेंस एग्जाम जो भी होगा उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से और मन से पढ़िए पूरी तरीके से। ये समझिए कि हमारा टारगेट यहाँ पर है मेंस एग्जाम में। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर है कि निम्न में से किसने लाठी क्लब की स्थापना की थी? चलिए बताइएगा, लाठी क्लब का जो स्थापना किया वो किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, है ना, इन सब की शुरुआत जो किया था किसने? अब आप लोग बता सकते हैं क्योंकि हमने एक शब्द बोल दिया है। क्या हमने? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव बोला है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि भैया जिन्होंने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया उन्होंने लाठी क्लब और हिंदू अखाड़ा की शुरुआत की थी। ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने कहां पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों 1915 में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहां पर है? अफगानिस्तान। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको डी लगाना है, सिंगापुर जर्मनी मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है ऑप्शन आपका डी नंबर। अफगानिस्तान में 1915 में सरकार का गठन किया था। वो भी कैसी सरकार थी? आपकी अस्थायी सरकार थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी में विधिवेता के रूप में 5वें सदस्य को कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है यहाँ पर से 8 नंबर में
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 1861 का अधिनियम था, कौन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में विधिवेता के रूप में 5वें सदस्य को भी शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन जिसका है नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महिलाओं को मताधिकार प्रदान कब किया गया था। चलिए भाई यहाँ पर बताना है कि महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार है ना, और ये अधिकार जो मिला था ये किस अधिनियम के तहत मिला था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है 1919 के अधिनियम के द्वारा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन को हमने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है ना, और किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका संभावित है, आपका पेपर में मिल सकता है। चलिए भाई यहाँ पर आंसर 10 नंबर का देखिए आपका जवाब आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो जवाब है यहाँ पर 10 नंबर में वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। याद रखें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो 1935 का अधिनियम है वो एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो दोस्तों ये बताइएगा जनसंख्या जो ऋणात्मक दर रही थी वो कौन सी यहाँ पर कहाँ पर रही थी। देखिए 11 नंबर में जवाब बहुत ही फास्ट आया है, यहाँ पर ऑप्शन डी नागालैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस में चली गई थी, माइनस दोस्तों कितनी 5.8% आपकी रही थी दोस्तों ऋणात्मक। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पृथ्वी पर आच्छादित जल का प्रतिशत कितना है। चलिए एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, है ना, दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि पता चल जाए कि नहीं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, साथ में रिश्तेदारों को शेयर करिए, ठीक है। और भैया थोड़ा कुछ जानकारी मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। पूरा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, है ना, ताकि हम भी आप लोगों के साथ पूरा सपोर्ट रहे, और हमारा सपोर्ट तो है ही है सुबह से शाम तक आपको क्लासें देना। तो एक बार सभी लोग यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों दिया है पृथ्वी पर आच्छादित जल का प्रतिशत कितना है। चलिए अब आप कहेंगे कि सर जी इस पृथ्वी पर जो है जल वो 71% है, तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो चलिए बताइएगा लाल क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है। सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है लाल क्रांति, और लाल क्रांति में आप क्या कहेंगे, लाल क्रांति में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर टमाटर उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि भैया 2023 में, है ना, क्या कि आपका जो टमाटर के भाव बहुत ऊंचे हो गए थे, तो भैया उसमें क्या होता है कि भैया टमाटर के आप देखिए कितने रील बन गए हैं, है ना। तो ऐसे भी याद रखिएगा टमाटर लाल क्रांति, इसका आंसर जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा। अच्छा एक शब्द और होता है मांस उत्पादन। अगर क्वेश्चन आपसे मिल जाए कि टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध किससे, तो भी बताइएगा लाल क्रांति से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये बताइएगा सहारा रेगिस्तान, है ना, सॉरी, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में जो उत्तर पूर्व दिशा है वहां पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को बोलते हैं हरमटन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया गया है हरमटन जो दिया है, ये यहाँ की क्या है हवाएं हैं जो कि काफी गर्म हवाएं होती हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल आपका अपर्दन स्थल रूप है। चलिए अपर्दन स्थल रूप है, मतलब अपर्दन के द्वारा क्या होता है, छत्रक शिला का निर्माण होता है, और इसके निर्माण के लिए वायु, जल और भूस्खलन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आप देखते होंगे दोस्तों, क्या आप देखते होंगे कि कहीं पर रेत आपकी है और हवा चल रही है तो नीचे नीचे क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ऊपर छतरी जैसा बना रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा पानी बह रहा होता है तो आसपास से पानी काफ़ी काट के ज़मीन को ले जाता है, ऊपर थोड़ा सा बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, एक प्रकार के छत्रशिला का निर्माण कर देता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। दोस्तों IMP क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया था
वो किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये है आपके कौन, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले जो आई थी वो आपके पश्चिमी आपके उत्तर प्रदेश अर्थात कह सकते हैं कि पंजाब में देखने को मिली थी। पंजाब में दोस्तों क्या था कि हरित क्रांति सबसे पहले देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा गेहूं पर आपका फोकस हुआ था, गेहूं का उत्पादन काफी हुआ था। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे वर्गीज कुरियन कौन है, ये बताइए वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर वर्गीज कुरियन का संबंध है आपके दूध उत्पादन से, है ना। याद रखिए श्वेत क्रांति से संबंधित है और इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो आपकी कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1948। कब? 1948, वो भी डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसके प्रयास से की गई थी? उस समय केंद्रीय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? मतलब इसे कहते हैं सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी का मुख्यालय। बताइए सेबी का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों सेबी का मुख्यालय ये आपके मुंबई में है, याद रखिए कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर आपसे पूछे भैया कि यहाँ पर की जो स्थापना की गई थी वो आपके कब की गई थी, तो आपके 12 अप्रैल 1992 को कब की गई थी? 1992 को की गई थी। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी का क्लियर होगा, उम्मीद है इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पैन नंबर अर्थात जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है इसे देने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? मतलब जो आपका पैन नंबर आपका होता है ना, ये किसके द्वारा शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये है महावीर त्यागी समिति। कौन है? महावीर त्यागी समिति। इसका जो आंसर है यहाँ पर 19 नंबर में ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन जैसे ही मिले तो उसको नोट करिएगा। हमने बताया है कि जितनी मेहनत अगर आज अभी आप कर लेते हैं, अगर जितनी मेहनत अभी करेंगे भैया उतने आपको आराम मिलेगा। और अभी से अगर मस्ती करेंगे क्लास में तो भी बाद में आपको दिक्कत होगी। आज की मस्ती बाद में आपको रुलाएगी, लेकिन आज का मेहनत अगर आप 10 दिन नहीं, आप समझिए जब मेंस एग्जाम में जाएंगे तो आपको यही खुशी मिलेगी कि नहीं हमने पेड एग्जाम में अच्छे से मेहनत किया है। तो आज का देखिए कि आज आप कितने अच्छे तरीके से इसे डील कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं आता है उसको कॉपी में नोट भी कर लिया करिए, ताकि एग्जाम के समय आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े कि सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन नोट करिएगा। उस समय आप पहले से कॉपी नोट किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और कॉपी में आप एग्जाम के पहले उसको डेली रिवीजन करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपके कांडला। ये कांडला कहाँ पर है भाई? कांडला कहाँ पर है? इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी कांडला। और कांडला कहाँ पर है? हमने बताया कांडला है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? आपके गुजरात में। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश आपके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लॉक किया जाए और जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? 30 लगाएंगे, 32 लगाएंगे, 34 लगाएंगे या 33 लगाएंगे भाई? क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों 33 तो आपके थे, है ना। कुल न्यायाधीश पूछा गया है तो 33 तो आपके थे ही थे, है ना। लेकिन इनके साथ ही क्या है, एक और भी आपके प्रधान न्यायाधीश होंगे और प्रधान न्यायाधीश होंगे तो भी आपके 34 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या लगा देंगे? सी नंबर, क्योंकि कुल दे दिया गया है। तो 33 तो आपके थे, 33 प्लस 1 आपका हिसाब से आपका 34 जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की जो आयु होती है वो कितनी होती है। चलिए बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की जो आयु है वो कितनी होती है 22 नंबर में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखिए हमारे चैनल पर पढ़ाई पर फोकस किया जाता है, हम न्यूज नहीं बनाते हैं। जहाँ पर न्यूज आपको मिले वहाँ पर न्यूज देखिए, है ना। वहाँ पर पूछिए कि पेपर कब होता है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या दिक्कतें हैं। न्यूज वालों के पास जाइए, आप उनका खून पी जाइए, है ना। जो न्यूज बनाते हैं उनका खून पी जाइए और उनसे बोलिए कि कब आएगा।
हमारे चैनल पर अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर जब जानकारी पूरी हो जाती है तभी दी जाती है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। हमारे चैनल पर न्यूज की वीडियो आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो अच्छी न्यूज होगी या बिल्कुल आप लोगों के लिए हित के लिए होगी तो वो आपको मिलती है, ठीक है। तो न्यूज पर फोकस नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपका जो 22 नंबर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 62 वर्ष। दोस्तों याद रखिए कि जो आपके न्यायाधीशों की अवकाश की जो आयु होती है उच्च न्यायालय के, वो आपके 62 वर्ष होती है। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों ये बताइए कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। तो आपके दोस्तों ऑप्शन सी इसका आया है, उपराष्ट्रपति आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये आर्टिकल नंबर आपके 89 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं। भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि भारतीय संसद के दोस्तों 3 अंग हैं। सबसे पहले आपके राष्ट्रपति आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, फिर लोकसभा और आपके राज्यसभा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, मतलब राष्ट्रपति के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे कि एक माचिस की तीलियां खूब होती हैं ढेर सारी, वैसे समझिए लोकसभा राज्यसभा हैं, लेकिन माचिस के ऊपर जो ये मसाला लगा होता है ना भैया, वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। इनके बिना कोई कार्य नहीं होगा, इनके सिग्नेचर के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और ये आर्टिकल नंबर 75 के थर्ड में ये आपका बोला गया है, ये आर्टिकल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है। तो भैया ये बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, 26 नंबर में तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ भी रहा है। यहाँ पर यह देखिए, कह रहा है एसी वोल्टेज में, है ना, उच्चयन अपचयन और वो जो आपका दिया होता है उपचयन और या अपचयन के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करता है जैसे करता है क्या। तो अब आप बताइए 27 नंबर में कि जो ऑप्शन है आपका सी नंबर अवतल लेंस हो जाएगा। आपने देखा होगा जो बुलबुला होता है, कभी आप कपड़ा धुल रहे होते हैं और काफी बड़ा बुलबुला उठ जाता है, उसमें अपना चेहरा देखिए बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, है ना, लगेगा कि नाक तो हमारी बढ़ गई है ना, बिल्कुल से ऐसे दिखेगा कि आप उस बुलबुले में घुस गए हैं पूरी तरीके से। तो ये होता है आपका अवतल लेंस होता है, जिसमें चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा कि हरा रंग पूछा गया है। और जब हरा रंग दिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, बेरियम यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। स्ट्रांसियम होता है, स्ट्रांसियम होता है कब, जब लाल रंग की बात करते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। तो चलिए बताइएगा, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी नंबर, अस्थिमज्जा। क्या अस्थिमज्जा होता है दोस्तों। अस्थिमज्जा में क्या होता है, अस्थिमज्जा में क्या होता है, जहां पर आपका क्या होता है, ब्लड बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, लाल रक्त। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आपकी किसमें होती हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो किसमें पाई जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा, रेटिना, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या जीभ में। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग सही कर देंगे। वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे आसानी से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा माइंड में भाई इतनी ज़्यादा आपके कह सकते हैं तंत्रिकाएं होती हैं, आप देखे होंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, मस्तिष्क में दोस्तों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है कि महोत्सव का संविच्छेद इनमें से क्या है। बताइएगा, महोत्सव का संविच्छेद पूछा गया है और आपका महोत्सव का जो संविच्छेद बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। भाई चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना है, गलती नहीं होना चाहिए। नाक मत कटाइएगा, क्योंकि हिंदी में अगर आपने नाक कटा दिया तो समझो बेकार है ना।
भाई हम आपको इतनी हिंदी पढ़ाते रहते हैं और उसमें भी आप नाक कटा दे हिंदी में, तो भी बिल्कुल बेकार बात है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। यहाँ पर 31 नंबर का महाधन उत्सव कहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए महाधन उत्सव जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कौन सी संधि है तो आप कहेंगे सर ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो ओ की मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर गुण संधि होता है, याद रखिएगा। ओ की मात्रा होती है तो आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ए की मात्रा और ओ की मात्रा और एक होता है अर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि दूध का धुला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये मुहावरा तो सब लोग बोल लेते हैं, बताइएगा कि दूध का धुला होना मतलब क्या होता है, निर्दोष होना। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर है, निर्दोष होना, जिसका ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। आज के समय में यही चल रहा है भाई, है ना। शक्ति संपन्न जितने भी हैं उन्हीं का काम बन रहा है, बाकी सब तो बेकार है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, देखिए 33 नंबर में तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शीत का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। शीत का जो विलोम बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, शीत का विलोम। तो ये आपका शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण हो जाएगा, है ना। शीत है तो आप कहेंगे इसका उष्ण हो जाएगा, और उष्ण हो जाएगा तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर उष्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द बताना है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जो कठिनाई से मिले उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं, दुर्लभ, ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है। तो दोस्तों बताना है कि अनाज आधारित जो आपका एथेनॉल संयंत्र है इसकी स्थापना कहां पर की गई है। यहाँ पर राइट आंसर लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए भाई जल्दी बताना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये पूर्णिया है। कहां पर है, पूर्णिया है, और ये पूर्णिया दोस्तों बिहार में है। ठीक है ना, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था, जो कि आपका पहला अनाज आधारित ये क्या है, एथेनॉल संयंत्र है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत अपने किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों बताना है कि भारत जो आपका है वो अपने किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को गलत मत करियो, ठीक है ना। यहाँ पर 46 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है लगभग सभी का जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था बांग्लादेश। दूसरा हमने ट्रिक बताया था कि बचपन का सपना जो आपका है ना, बचपन का सपना जो आपका है MBA, दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर इस ट्रिक से क्या होगा, क्रम आपको मिल जाएगा कि बांग्लादेश पहले नंबर है ना, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मतलब आपसे पूछ ले छठा नंबर में कौन है, पांचवें नंबर में कौन है, तो ये ट्रिक से आप बता दीजिएगा कि पहले नंबर में जो स्पर्श करता है सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश है, चौथे नंबर में कह दे तो आप पाकिस्तान बता देंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, निम्न में से बगोटा किस देश की राजधानी है। क्या कह रहा है, बगोटा किस देश की राजधानी है, बताइएगा बगोटा किस देश की राजधानी है। चलिए, और अच्छा प्रयास यहाँ पर देखिए आप सभी का है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 47 नंबर जल्दी से बताइए, अगर आपको आ रहा है तो लॉक करिए, नहीं तो हम तो आपको बताने ही वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका 47 नंबर का जो ऑप्शन है, आपका आंसर जो हो जाएगा बगोटा, ये हो जाएगा किसका, चलिए कोलंबिया की राजधानी। याद रखिए कोलंबिया जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा है। वहीं पर अगर आपसे पूछे बोलीविया की राजधानी क्या है, याद रखिएगा बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो आपको रट लेना है, पढ़ लेना है। लापाज जो आपकी है वो कहाँ की है, आपके बोलीविया की है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों चिली की राजधानी क्या है, तो सांटियागो, क्या है, सांटियागो जो आपकी है वो चिली की राजधानी है। और दोस्तों याद रखिए इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो इक्वाडोर की राजधानी आपकी हो जाएगी क्या, क्यूटो, क्या हो जाएगा,
क्यूटो जो हो जाएगा, क्यूटो वो आपकी हो जाएगी इक्वाडोर की हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, गलत नहीं होना चाहिए भाई, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, सिक्किम लॉक किया जाए। चलिए बिल्कुल सही है, सी फॉर कैट जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी में बहुत अच्छी बात है कि 5 नंबर तो आपको पहले मिलेंगे, फिर समान जागरूकता जब पढ़ रहे होंगे वहां पर भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉलिटी का 2 चैप्टर आपके समान जागरूकता में भी आपको मिलेंगे, कॉमन है, और आपके पॉलिटी में भी कॉमन मिलेगा, मतलब वही चीज लोकसभा राज्यसभा, है ना, ये आपको मिलेगी किसमें, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, ये जब समान जागरूकता का आप सिलेबस उठाएंगे वहां पर भी होगा, और लोकसभा राज्यसभा जब आप पॉलिटी का सिलेबस उठाएंगे तो वो भी आपको मिलेगा। तो बड़ा कॉमन की बात है कि बहुत आसान हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 माह जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं, चलिए यहाँ पर विधि दोस्तों आपका है यहाँ पर 26 नवंबर, नोट करिएगा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, याद रखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 7 दिसंबर बता दें तो हम समझें कि नहीं आप लोग मेहनत करने वाले हैं, अगर आप 7 दिसंबर दे देंगे तो हम समझेंगे कि नहीं आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आप देश प्रेमी हैं, और अभी अभी आपने कहीं ना कहीं देखा जाए इसके बारे में देखा भी है। तो दोस्तों झंडा दिवस, क्या 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं, याद रखिए झंडा दिवस जो मनाते हैं वो आपके 7 दिसंबर को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विजय दिवस, क्या मनाते हैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विजय दिवस। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका है कहां पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपके कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताइए, यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका राइट, इनमें से क्या लगभग सभी का जवाब सही है। यहां पर देखिए डी नंबर पेरिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा दोस्तों। इसकी स्थापना पूछा जाता है तो आपके 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, आपके 16 नवंबर, क्या 16 नवंबर को 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कन्हेरी की गुफाएं कहां पर हैं? कन्हेरी की गुफाएं जो आपकी हैं वो आपके कहां पर हैं? चलिए भाई, कम से कम वीडियो में लाइक की संख्या तो इतनी हो जाना चाहिए जितने आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। क्लास में देखिए काफ़ी लोग बाद में जुड़े हैं, काफ़ी लोग तो भूल ही गए होंगे, है ना, कि क्लास में डायरेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो जितने लोग यहाँ पर भूल गए हैं याद दिला दे रहे हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी लगे कि नहीं हाँ इतने बच्चे जुड़े हैं और सबका सपोर्ट है, और आपका सपोर्ट हमारा सपोर्ट, तभी तो एक बड़ा काम हो सकता है। ठीक है ना, तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं लाइक की संख्या भी बढ़ाते चलिए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन को लॉक भी करिएगा। कह रहा है कन्हेरी की गुफाएं जो आपकी हैं कहां पर है दोस्तों, कन्हेरी की गुफाएं दोस्तों 52 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर बनेगा, मुंबई में है, याद रखिए, औरंगाबाद मत लगाइएगा। यहां पर जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि नारंग कप जो आपका दिया है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नारंग कप दिया है, नारंग कप ये जो आपका है किससे है? एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को जरूर मिल रहा है, डेली मिल रहा है दोस्तों। नारंग कप है आपके ऑप्शन डी, आपके बैडमिंटन से, किससे है? बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में दोस्तों आपके जैसे अमृत दीवान कप हो गया, क्या अमृत दीवान कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये आपके बैडमिंटन से ही है आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 400 वेज के लेखक इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 400 डेज होना चाहिए, वेज लिख दिए, वेज बिरयानी नहीं है, यहाँ पर डेज होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा 400 डेज, है ना, 400 डेज की जो लेखक हैं वो आपके चेतन भगत हैं, और इनकी जो आपकी पुस्तकें हैं बहुत बार पूछी भी गई हैं, चेतन भगत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश इनमें से कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए CO2 का उत्सर्जन जो कर रहा है ना, ये है आपका चाइना। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर है चाइना है, जो कि CO2 का उत्सर्जन कर रहा है। इस पर टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। टैक्स लगाने से ही क्या होगा भाई, एक गलती करेगा तो इस गलती का भुगतान सबको करना पड़ेगा भाई, है ना। आज जो पानी बर्बाद कर रहा है, पेड़ काट रहा है, CO2 उत्सर्जन कर रहा है, इसका भुगतान पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व को देखना पड़ेगा। और आने वाले समय में बूंद बूंद के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए, है ना, बहुत रोना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, कभी कभी आ जाता है कि छोटा महासागर कौन है, बड़ा महासागर कौन है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, पैसा, है ना, क्या होता है PAISA, पैसा से हो गया महासागर खत्म। दोस्तों P मतलब होता है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों A होगा अटलांटिक महासागर, फिर I से हो जाएगा इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर, और A से हो जाएगा दक्षिण सागर, और A से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो आपका है वो प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा जो आपका है वो आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपके अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर किसी के भी जमीन नहीं है, लेकिन अनुसंधान सभी देशों के लगभग लगभग आपके हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है जो कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% नहीं, हम 200% की गारंटी ले रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो चंपारण आपका जो हुआ था, गांधी जी से रिलेटेड है, चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ, तो दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब, 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिए 1918 ईस्वी में, है ना। भूख हड़ताल पहली बार इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर में किया था, दोस्तों याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर कमेंट का कम समय है, लेकिन कम से कम अब हम आपको लिए जो पढ़ा रहे हैं, हल्ला मार रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को भी लगातार भाई लाइक करते रहिए। देखो खिलाफत आंदोलन दिया है, और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में आपका हुआ था। ये क्वेश्चन मिलान में बहुत पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधी जी रिलेटेड है। गांधी जी 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बेलग्राम कर्नाटक में किया था। और अगला है दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, वो 1930 में गांधी जी ने किया था। अगला है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी का, वो तो 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, है ना। दोस्तों याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। और पूना समझौता जो हुआ था 1932 में। मतलब दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपका है वो यहाँ पर आपका है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने लोग आपके हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए कुछ मंदिर हैं जहां से एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना, और ये कहां पर स्थित है। 100% देखो हमने बताया ना कि मजाक वाली क्लास नहीं है, ये सीरियस वाली क्लास है। जितना समय आप दे देंगे उतना ही अच्छा होगा। देखो दिया खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर दोस्तों MP में है, और बनवाया किसने था, आपके चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने, चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला है कैलाश मंदिर, दोस्तों कैलाश मंदिर जो बनवाया वो किसने, तो आपके कृष्ण प्रथम ने बनवाया, ये भी कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। अगला कंदरिया महादेव का मंदिर, ये आपके MP में है, राजा विद्याधर ने बनवाया था, राजा विद्याधर ने बनवाया था। अगला है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपकी बिमल शाह ने बनवाया था, है ना, जो कि आपके राजस्थान में आपका है, ठीक है। अगला है त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में है, राजा भोज ने बनवाया था। सूर्य, देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और ये कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। कहां पर है, आपके उड़ीसा में है, ठीक है ना। और ये भगवान सूर्य को समर्पित आपका है। अगला है काली मंदिर कहां पर है, तो काली मंदिर आपके पश्चिम बंगाल में है, रानी दास मुनि ने बनवाया था। और अगला एक दिया गया है कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं ये किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, और ये तमिलनाडु में है। आते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट में, नदियों के किनारे बसे हुए क्या शहर, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। दोस्तों यहां पर दिया गया है अयोध्या जो बसा है किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी के
किनारे बसा है, ठीक है ना। और अगला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो बसा है वो आपके अलकनंदा नदी के किनारे, क्या, अलकनंदा किनारे बसा हुआ है। अगला है गोरखपुर जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो गोरखपुर जो बसा है वो आपके राप्ती नदी, क्या, राप्ती नदी के किनारे बसा है। अगला है सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत है आपके ताप्ती नदी के किनारे, कहां पर है, ताप्ती नदी के किनारे। अगला है बैतूल जो आपका है बैतूल, ये ताप्ती नदी के किनारे है। देखो गोरखपुर है राप्ती, बैतूल जो आपका है वो ताप्ती, ठीक है। अगला दिया गया है श्रीनगर जो आपका है, श्रीनगर, श्रीनगर जो आपका है वो आपके झेलम नदी के किनारे, मतलब झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद ये गंगा यमुना सरस्वती ये आपका तीनों हो जाएगा। वाराणसी आपका है तो वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अगला है कानपुर दोस्तों, कानपुर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों कानपुर जो कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर आपका, यहां पर दोस्तों याद रखिए कानपुर गंगा नदी किनारे है। अगला है पटना दोस्तों, पटना आपकी गंगा नदी किनारे आपका है, ठीक है ना। अगला है कन्नौज, और कन्नौज वाले तो जानते ही हैं कि कन्नौज से भी क्या बहती है, आपकी गंगा नदी बहती है। हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में भी क्या होगा, यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा, है ना। मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में क्या है, आपकी यमुना नदी है, क्या है, यमुना नदी है दोस्तों, है ना। अगला दिया गया है लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पूछा जाता है, लखनऊ दोस्तों याद रखिएगा गोमती नदी किनारे, क्या, गोमती नदी किनारे है। अच्छा ये बताइए गोमती नदी निकलती कहां से है, कोई बता सकता है, जो फास्ट आंसर दे सकता है जल्दी से बताइएगा। गोमती नदी का जो मुहाना है, मतलब जो निकलती है वो कहां से निकलती है, उद्गम कहां से है। चलिए हर हर महादेव, सभी को राम राम। एक बार लाइक भी कर दीजिए भाई वीडियो को, मजा तभी आता है जब आप लोगों का सपोर्ट रहता है। हमें भी लगता है कि आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं, और लगातार हम इतना चिल्ला रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर करते रहिए। पीलीभीत बिल्कुल सही है, याद रखिए गोमती नदी जो निकलती है वो आपकी पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत में। और पीलीभीत में एक जगह है फुलहर झील, कौन, फुलर झील से आती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है जौनपुर, तो दोस्तों याद रखिए ये जो जौनपुर है ना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जौनपुर, तो याद रखिए जौनपुर भी जो बसा है वो भी गोमती नदी के किनारे ही बसा है दोस्तों। अगला है दिल्ली, और दिल्ली की बात करते हैं तो दोस्तों दिल्ली आपकी यमुना नदी किनारे है। अभी देखा था कि आपके 2023 में बाढ़ आ गई थी, है ना, तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया था, कितने दिनों कितने साल का रिकॉर्ड टूट गया था, तो यमुना नदी तो भूलिएगा मत। अगला दिया गया है अयोध्या, और अयोध्या आपका सरयू हो जाएगा, बद्रीनाथ, गोरखपुर, सूरत, बैतूल, ये अच्छा दोबारा से हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं अगले पॉइंट में जो कि आपका बब्बर शेर वाले आपके क्वेश्चन होंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह, क्या है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है दोस्तों, है ना। अगला दिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, क्या है, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आप कहेंगे कमल हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हल्के मत लीजिएगा, 1 नंबर के हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। अगला देखो दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। भारत जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911, वैसे घोषणा जो हुई थी वो 1911 में, और 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। अगला दिया गया है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम दोस्तों, ओणम हमने बताया था ये हर बार पूछा गया है, ओणम जो आपका हर बार और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जो लोग पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अदर एग्जाम के हैं जैसे पुलिस की तैयारी है, वीडियो एग्जाम के है, जिस जूनियर असिस्टेंट के हैं, वो लोग भी क्लासेस देखा करें, हमारी हर एक क्लास को जरूर देखा करें। कह रहे सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए पेड एग्जाम दे रहे हो, है ना, पीसीएस की एग्जाम नहीं है कि पीसीएस एग्जाम में आओ थोड़ा हार्ड पढ़ाएं, जाके पेपर उठाकर देख लेना, तब बोलिएगा कि नहीं थोड़ा हार्ड पढ़ाइएगा, ठीक है। हार्ड पढ़ा देंगे ना तो हार्ड टैग आ जाएगा, फिर कहोगे कि सर जी आप तो सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, और हम सिलेबस के बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे ही चैनल से टॉपर बनते हैं, ठीक है, वो भी फ्री बनाते हैं, यहाँ पर फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या कि राष्ट्रगान, देखो ओणम से हमने बताया था ओके, ठीक है ना। अगला दिया गया है भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है, कौन है, गंगा डॉल्फिन है। अगला दिया गया है कि सूर्योदय के देश के नाम से किसे जानते हैं, तो चलिए बताइएगा कि सूर्योदय का देश के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं किसे, आपकी जापान को जाना जाता है दोस्तों, जापान। अच्छा एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था
कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? जल्दी से कमेंट करें कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है। जल्दी से लॉक करें। यहां पर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले जो आपका सूर्योदय होता है वो कहां पर होता है? कौन से राज्य पर होता है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। याद रखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष कौन? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को या किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिया है 8 मई को मनाते हैं दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं कब? 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा हो जाएगा। जो हम ये पढ़ा रहे हैं ना, ये बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं, और पेट के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए गोवा हो गया। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया था? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसमें से आपके डॉक्टर भीमराव भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छे क्या हुआ, किसी ने 2:3 लगा दिया था। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका भारत है, भारत का राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई और आपका चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2 आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, अगला पॉइंट आ गया है, क्या कह रहा है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कौन सी है? चलिए ये बताइएगा कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कौन सी है? तो याद रखिए पंजाबी भाषा की लिपि है आपकी गुरमुखी। क्या हो जाएगा? गुरमुखी हो जाएगा। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों याद रखिए असम का है। कहाँ का है? असम का है। अगला है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताइएगा पोंगल कहाँ का है? तो दोस्तों तमिलनाडु से है। लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन आ गया है, तमिलनाडु। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था आपके चीन में। कहाँ हुआ था? आपके चीन में हुआ था। अगला दिया गया है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली लेती हैं गलफड़ों के माध्यम से, गिल्फ के माध्यम से। अगला रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? याद रखिए पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखिए टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो है जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। अगला है भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान हो जाएगा। और अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो बताइएगा, कह रहा आपसे इंसुलिन का जो दिया है, इंसुलिन का जो प्रयोग होता है किस बीमारी के उपचार में? तो आपके मधुमेह में होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों याद रखिए विटामिन सी होता है आंवले में। अगला है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि पूछा है, और जब मुख्य भूमि पूछा है तो आप कहेंगे कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। लेकिन ये बोल देता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप क्या बोलते? आप कहते निकोबार जो आपका है ना। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में? तो देखो क्वेश्चन आपका आ गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्यारी सी क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है ना। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।